यूएस sneezes, the whole world catches cold. और डेटा सजेस्ट करता है कि यूएस इज अबाउट टू स्नीज। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्यों इंडिया जैसी कंट्री में यह पूछना कि क्या रिसेशन आने वाला है या नहीं, यह एक यूजलेस क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से आरबीआई का डेटा कहता है कि लास्ट 42 इयर्स में, मतलब 1980 से इंडिया में सिर्फ एक रिसेशन आया, और वो है 2020 में लॉकडाउन के वजह से आया रिसेशन। यानी 2001 .com बबल बर्स्ट या 2008 के यूएस हाउसिंग क्राइसिस जैसे ग्लोबल रिसेशंस के टाइम भी आरबीआई की रिसेशन के डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया में रिसेशन नहीं आया था। पर इन पीरियड्स में इंडिया की ग्रोथ काफी स्लो हो गई थी, यानी इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन्स आए थे। इसलिए जब मीडिया उस टाइम की जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उससे यह क्वेश्चन पूछती है कि क्या इंडिया में रिसेशन आने वाला है, वो बड़े आराम से कह देते हैं कि इंडिया में तो रिसेशन आ ही नहीं सकता। पर मेरे हिसाब से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में राइट क्वेश्चन मीडिया को जो हर गवर्नमेंट से पूछना चाहिए वो है कि क्या इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि मुझे क्यों लगता है that this is one of the worst slowdowns that India has seen in last 42 years। पर इससे क्या स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, यह कंप्लीटली अलग क्वेश्चन है जो हम इस सीरीज की लास्ट वीडियो में आंसर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वरुण मल्होत्रा, और जैसा आप में से कई लोग जानते हैं, मैं लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें ट्रेन करता हूं। अब स्लोडाउन के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक्स जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या यूएसए में फेडरल रिजर्व के जो एक्शंस हैं वो कैसे इकोनॉमी में बूम एंड बर्स्ट यानी पीरियड्स ऑफ फास्ट और स्लो ग्रोथ या कभी कभी रिसेशन ले आते हैं। तो यह समझने के लिए पहले हम थोड़ी बेसिक इकोनॉमिक्स सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, सीखने के बाद उस नॉलेज को रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी में शायद ऐसी क्या कमी थी जिसके वजह से इंडियन बैंक्स की हालत कुछ साल पहले बहुत खराब हो गई थी। बहुत सारी कंपनीज ने जो लोन लिया वो बैंक को वापस नहीं कर पाए, और इस क्राइसिस को शायद आप एनपीए क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। और यह भी समझेंगे कि आज यूएसए का सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट ऊपर करके शायद अपनी ऐसी कौन सी गलती संभालने की कोशिश कर रहा है जो उससे अनजाने में 2008 और कोविड क्राइसिस के टाइम शायद हो गई है। और क्यों मुझे लगता है कि इंडिया इज फेसिंग वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक स्लोडाउन्स एवर। यहां मेरा यह बताना बहुत जरूरी है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तब इकोनॉमी को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक्स को बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काफी फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, और इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन क्राइसिस खत्म होने के बाद उनके डिसीजंस का इफेक्ट इकोनॉमी में देख के उन पे कमेंट करना रिलेटिवली बहुत आसान काम होता है, और हम इस वीडियो में वही काम करेंगे। तो पहले बेसिक इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, या इजी करने के लिए अज्यूम करिए कि इकोनॉमी रिसेशन में चले जाती है, जिसका मतलब प्रोडक्शन गिर जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और उसके वजह से इकोनॉमी में कंजम्पशन भी कम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सेंट्रल बैंक प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कंपनीज और लोगों को एंकरेज करते हैं ताकि इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आ जाए। और ये वो अचीव करते हैं दो मेजर काम करके। एक, मार्केट में मनी की सप्लाई यानी लिक्विडिटी बढ़ा के, और दूसरा मार्केट में बोरोइंग रेट यानी लोन का रेट कम करके। अब आपको शायद पता ही होगा कि इंडिया में सेंट्रल बैंक रेपो रेट नाम की चीज को कम करके पूरी बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रेट नीचे कर देता है। रेपो रेट यानी आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है। ये रेट जब आरबीआई कम कर देता है तो बैंक्स भी आगे लोगों को कम रेट पे लोन दे पाते हैं, जिससे लोगों के लिए लोन लेके घर, कार या कोई भी सामान खरीदना सस्ता हो जाता है, और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी लोन लेके अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना सस्ता हो जाता है। अब जब सब लोग लोन लेके खर्चा करते हैं तो इकोनॉमी में बहुत चीजों की डिमांड बढ़ती है,
और इस बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए कंपनीज ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और कंजम्पशन भी बढ़ती है और इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाती है। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक रेपो रेट कंट्रोल करते हैं, वैसे ही यूएसए में वहां के सेंट्रल बैंक, जिसको फेडरल रिजर्व भी बोलते हैं, फेडरल फंड रेट को कंट्रोल करता है। लेकिन आप सोचिए कि क्या सिर्फ इंटरेस्ट रेट नीचे करने से बैंक लोन दे पाएगा? बैंक के पास इनफ पैसा भी तो होना चाहिए ताकि वो ज्यादा लोन दे सके। ये मनी की सप्लाई कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे तरीके होते हैं और वो कैसे काम करते हैं वो देखने के लिए उसमें से एक इंपॉर्टेंट टूल की बात करते हैं, जो है सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो आप कैश रिजर्व रेशियो का मतलब समझते हैं। अगर आरबीआई ने सीआरआर आज 4% पे सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट्स पड़े हैं उसका 4% उनको रिजर्व्स की तरह सेंट्रल बैंक के पास पार्क करना पड़ेगा। इस पैसे को वो ना ही किसी को लोन दे सकते हैं, ना ही कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो 10% कर दे तो बैंक्स को अपने डिपॉजिट में से ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास पार्क करना पड़ेगा और कम पैसे मार्केट में लोन दे पाएंगे, तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर मनी की सप्लाई बढ़ानी है तो सीआरआर 2% कर दिया, जिससे बैंक्स को पैसा रिजर्व की तरह कम पार्क करना पड़ेगा और वो ज्यादा लोन दे पाएंगे। तो जब भी इकोनॉमी बहुत स्लो हो जाती है, सेंट्रल बैंक इन दोनों चीजों को कंट्रोल करके, यानी लिक्विडिटी बढ़ा के और इंटरेस्ट रेट को कम करके इकोनॉमी को संभालने का काम करते हैं। तो अब सेंट्रल बैंक के इस आसान से दिखने वाले काम में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो देखते हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन ये है कि सेंट्रल बैंक को ये एग्जैक्टली नहीं पता लग पाता कि इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई क्रिएट करना ठीक है और इंटरेस्ट रेट कितने लो करना सही है और कितने टाइम तक लो रखना ठीक है। और कई स्टडीज कहती हैं कि इकोनॉमी में उनके इन डिसीजंस का इफेक्ट दिखने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। तो अगर उनकी कैलकुलेशंस थोड़ी भी गलत हो जाएं और इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा लो हो जाएं और लिक्विडिटी इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो कुछ टाइम बाद इकोनॉमी में कुछ चीजों की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ जाती है जितनी तेजी से उनकी सप्लाई नहीं बढ़ पाती और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मतलब हाइपर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से कुछ चीजों का प्राइस इतना बढ़ जाता है या कुछ इंडस्ट्रीज की ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाती है कि वो एक बबल का फॉर्म ले लेते हैं। मतलब कुछ चीजों का ऐसा प्राइस का लेवल पहुंच जाता है या कुछ इंडस्ट्रीज की ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाती है जिसको आगे मेंटेन करना अनसस्टेनेबल हो जाता है। और फाइनली जब बबल बर्स्ट होता है और एसेट के प्राइसेस गिरते हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ एकदम से स्लो हो जाती है, तो लाखों लोग और कंपनीज जो इनको लेके बहुत पॉजिटिव थे, इनमें बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके थे और अपनी इनकम के लिए इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, उनकी लाइफ बुरी तरह हिट हो जाती है। तो इकोनॉमी में जो बबल बन जाते हैं उसकी प्रॉब्लम को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने ओवर द इयर्स एक सिंपल सा तरीका ढूंढा और वो तरीका है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मतलब वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का एक टारगेट सेट कर देते हैं। जैसे इंडिया ने 2016 में इन्फ्लेशन की एक रेंज सेट कर दी और वो थी 4% प्लस और माइनस 2%। यानी अगर इन्फ्लेशन 4% प्लस 2 6% से ऊपर 3 क्वार्टर्स तक रह जाता है तो यह माना जाएगा कि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में फेल हो गई है। तो जब हाई ग्रोथ के वजह से इन्फ्लेशन कंफर्टेबल रेंज से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर, यानी लोन को महंगा करके, लोन और चीजों की डिमांड कम कर देते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं और बबल बनने के चांसेस इकोनॉमी में बहुत कम कर देते हैं। क्योंकि बबल्स जब बर्स्ट होते हैं तो इकोनॉमी को उसके बाद ट्रैक पे लाने में काफी टाइम लग जाता है। इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग की एक और खास बात है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन की नीचे की रेंज भी सेट कर दी है, तो ऐसा भी नहीं होता कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बहुत टाइम के लिए ऊपर करके रख दे, जिससे लोन की डिमांड, इकोनॉमी की ग्रोथ कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाए। क्योंकि अगर डिमांड बहुत लो हो गई
तो इन्फ्लेशन 2% से भी नीचे चला जाएगा। और इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन भी 2% से नीचे 3 क्वार्टर्स तक रह जाता है तो भी माना जाएगा कि आरबीआई की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं दैट हैव फेल्ड। दुनिया में ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट 1989 में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने अपनाया था, पर इंडिया ने इसको थोड़ा लेट अडॉप्ट किया और उस वजह से इंडिया को रिसेंटली क्या प्रॉब्लम आई वो समझते हैं। 2003 से 2008 में इंडिया ने जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ अचीव करी, लाखों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला, उसको शायद ही कोई डिनाई कर सकता है। और उसके बहुत सारे रीजंस थे। ग्लोबली मनी की सप्लाई यानी लिक्विडिटी काफी थी, इंटरेस्ट रेट्स भी लो थे, इंडिया में थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई थी एज कंपेयर टू लेट 1990s, और इन जनरल दुनिया भी काफी फास्ट ग्रो कर रही थी और उस टाइम की गवर्नमेंट्स को भी अनडाउटेडली क्रेडिट जाना ही चाहिए। लेकिन जैसा हमने अभी समझा कि जब बहुत हाई ग्रोथ होती है इकोनॉमी में, ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बड़ी छोटी सब कंपनीज को उस टाइम पे लगने लगा कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वो अपने बिजनेसेस में आगे की ग्रोथ के लिए बहुत इन्वेस्ट करना चाहते थे। और दूसरी साइड पे बैंक्स के पास मनी की सप्लाई यानी लिक्विडिटी भी ज्यादा थी और लोन्स सस्ते भी मिल रहे थे। शुरुआत में बैंक्स को भी लगा होगा कि इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी तो उनको लोन देने में ज्यादा रिस्क नहीं है, पर 2006 तक पहुंचते पहुंचते ये बैंक्स का ऑप्टिमिज्म इरैशनल एक्सुबरेंस में बदल गया था, यानी लोग फ्यूचर की ग्रोथ के ख्यालों में मदहोश हो चुके थे। डॉक्टर रघुराम राजन ने इस क्राइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए पार्लियामेंट्री एस्टिमेट्स कमेटी को 2018 में जो नोट लिखा उसमें उन्होंने कहा कि काफी सारे लोन्स जहां बैंक को पैसा वापस नहीं मिला वो 2006 से 2008 में दिए गए थे, जब ग्रोथ बहुत स्ट्रांग चल रही थी। बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स टाइम पे सक्सेसफुली खत्म हो रहे थे और बैंक्स ने अज्यूम कर लिया कि ऐसा ही चलता रहेगा और बिना ड्यू डिलिजेंस के वो लोन देते ही गए। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया और दोनों गवर्नमेंट्स के रोल पे भी अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। लेकिन हम इस वीडियो में गवर्नमेंट के रोल को नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक के रोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह समझना जरूरी है कि 2006 से 2008 में सेंट्रल बैंक ऐसा क्या कर सकता था जिससे शायद बैंक्स के पैसे डूबने की प्रॉब्लम काफी कम हो सकती थी। अगर सेंट्रल बैंक 2006 से पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसी अडॉप्ट कर चुका होता तो 2006 में वो देखते कि इन्फ्लेशन 5.8% से बढ़ के 2008 में 8.35% और 2010 में 12% हो गया था। अगर सेंट्रल बैंक उस टाइम पे इन्फ्लेशन 6% से ऊपर नहीं बढ़ने देते, जिसको अचीव करने के लिए उन्हें एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स ऊपर करने पड़ते, मतलब लोन्स को महंगा कर देते और मनी की सप्लाई भी एग्रेसिवली कम कर देते, तो शायद बैंक्स रिलेटिवली कम लोन दे पाते और यह प्रॉब्लम थोड़ी कम बड़ी होती। पर जैसा मैंने पहले भी बोला था कि यह सब कमेंट्स करना प्रॉब्लम हो जाने के बाद बहुत इजी होता है। उस टाइम पे आरबीआई को लगा होगा कि इतनी ग्रोथ हो रही है, कंट्री दुनिया में इतनी आगे बढ़ रही है और इतनी फास्ट ग्रोथ लाखों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल रही है, तो क्यों अननेसेसरीली ग्रोथ स्लो करें। लेकिन जब ग्रोथ स्लो हुई और बैंक्स का बहुत पैसा डूबा, तब शायद उन्हें लगा होगा कि वहां शायद उनसे थोड़ी गलती हो गई है। अब देखते हैं कि दुनिया को क्यों लगता है कि यूएसए के सेंट्रल बैंक से भी इसी टाइप की गलती लास्ट कुछ सालों में हो चुकी है। और यहां इवन एज एन इंडियन यूएसए की गलती को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूएसए की गलती का नेगेटिव इफेक्ट पूरी दुनिया में महसूस होता है, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा है। इसलिए हम कई बार इकोनॉमिक्स की दुनिया में यह कह देते हैं कि व्हेन यूएस स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, और डेटा सजेस्ट करता है कि यूएस इज अबाउट टू स्नीज, यानी जब यूएसए छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है और डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि यूएसए छींकने वाला है और इंडिया और दुनिया को जुकाम होने वाला है, यानी इंडिया में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है। कई लोग मानते हैं कि यूएसए की इस गलती की शुरुआत 2008 के यूएस हाउसिंग क्राइसिस के बाद हुई, पर मेरे जैसे कुछ लोगों के ओपिनियन में इस प्रॉब्लम की शुरुआत
2001 के 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए टेररिस्ट अटैक से शुरू हो गई थी। अब नॉर्मली सेंट्रल बैंक्स को जब दिखता है कि इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो हो रही है तो उसको मैनेज करना उनके लिए रिलेटिवली इजी होता है, पर 9/11 का अटैक इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अनयूजुअल और सडन शॉक था, और इस टाइप के शॉक का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा इसकी सेंट्रल बैंक को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सडनली टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री फेयर के वजह से फ्रीज हो गई थी। अमेरिका किस हद तक वॉर पे जाएगा इस टेररिस्ट अटैक का रिवेंज लेने के लिए कोई गेस नहीं कर पा रहा था। इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था और लग रहा था कि इकोनॉमी एकदम ठप पड़ जाएगी, और सेंट्रल बैंक का काम था कि वो इस नए टाइप के क्राइसिस से अमेरिकन इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाए। ईयर 2000 में डॉट कॉम बूम के टाइम पे जब इंटरनेट कंपनी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और बबल का फॉर्म ले रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने इंटरेस्ट रेट्स को यानी फेडरल फंड रेट को 6% से भी ऊपर कर दिया था ताकि बूम कंट्रोल में आ जाए। फिर जब इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी स्लो होने लगी, बूम जो है वो बर्स्ट होना स्टार्ट हुआ, तो इंटरेस्ट रेट्स को वो नीचे लाते गए और सितंबर 2001 तक इंटरेस्ट रेट्स 6.5% से गिर के 3% पे आ गए थे। पर उसके बाद 9/11 अटैक के सडन शॉक ने सेंट्रल बैंक को इतना डरा दिया था कि इस रेट को वो 2003 तक 1% के पास ले आए और करीब एक साल तक इसी रेट पे रखा। ऐसा अमेरिका ने पहले कभी नहीं किया था, पर इसका जस्टिफिकेशन भी यही था कि ऐसा अमेरिका के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लो रेट्स के वजह से ग्रोथ होना शुरू हुई, और क्योंकि घर के लोन के रेट भी काफी गिर गए थे, घरों की सेल होना शुरू हुई। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक खुश हुए कि ग्रोथ ट्रैक पे आ रही है। घर खरीदने का लोगों में इंटरेस्ट देख के उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अमेरिकन ड्रीम डाउन पेमेंट असिस्टेंस एक्ट पास किया, जिसका आइडिया था कि हर अमेरिकन का घर खरीदने का ड्रीम पूरा होना चाहिए, और लो इनकम फैमिलीज जिनके पास डाउन पेमेंट करने के पैसे नहीं थे, उनकी गवर्नमेंट घर खरीदने में मदद करेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और यह डिसीजन शायद लोगों की लाइफ बेटर करने के लिए और इकोनॉमी को पुश करने के लिए ही लिया गया था। पर एक तरफ गवर्नमेंट घर खरीदने के ऐसे इंसेंटिव क्रिएट कर रही थी, और दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट लो कर दिए थे और मनी की सप्लाई यानी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी थी, और बबल बनने का परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका था। लोग घर खरीदना स्टार्ट कर चुके थे, बैंक्स लोगों को घर के लिए लोन देने के लिए एकदम रेडी थे, और घर के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे थे, और बढ़ते प्राइसेस लोगों को घर खरीदने के लिए और मजबूर कर रहे थे। बैंक्स को हाउसिंग लोन के बिजनेस से बहुत ज्यादा इनकम होना शुरू हो गई थी, और एम्प्लॉयज भी हायर सैलरीज और बोनसेस कमाना स्टार्ट कर चुके थे। ना गवर्नमेंट, ना बैंक, ना होम ओनर्स, कोई नहीं चाहता था कि लोगों का अपना घर खरीदने का बढ़ता प्यार कम हो, और फिर एक्सट्रीमली ग्रीडी बैंकर्स ने ग्रोथ को पुश करने के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए रिस्की होम लोन्स देना स्टार्ट किया, और उनका एक्सपोजर फिर बढ़ाते ही गए। फाइनली जब बबल बर्स्ट हुआ तो बहुत कंपनीज की हालत खराब हुई, लोगों की जॉब्स गई, पर वो द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम के चक्कर में घर खरीद चुके थे। उन्होंने घर के लोन पे डिफॉल्ट किया, पेमेंट बंद करी, पर घर के प्राइस इतना गिरना स्टार्ट हो गए थे कि बैंक्स अब वो घर बेच के भी अपना लोन का पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे थे। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने के एकदम नजदीक पहुंच गया था। अभी तक क्राइसिस कभी एविएशन सेक्टर की प्रॉब्लम्स की वजह से, कभी टूरिज्म सेक्टर या कोई पर्टिकुलर सेक्टर के वजह से आते थे, पर इस बार प्रॉब्लम बैंकिंग सिस्टम की थी, जिसको कैपिटलिज्म में इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। कई लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि दिस इज द एंड ऑफ कैपिटलिज्म, और फिर से अमेरिका और दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी यूएसए के सेंट्रल बैंक पे थी। इस बार भी उनके पास डिसीजन लेने का टाइम बहुत कम था, और उन्होंने जब पेशेंट को यानी इकोनॉमी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा, उन्होंने पेशेंट को इस बार दवाई की ओवरडोज दी। यूएसए ने इंटरेस्ट रेट जो 2003 में 1% कर दिए थे 6 महीने के लिए, इस बार उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स नियरली 0% कर दिए, और वो भी
6 साल के लिए। इसके अलावा उन्होंने बैंक्स को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से पैसा इकोनॉमी में पुश किया। डेटा कहता है कि क्राइसिस के पहले साल 2008 में उन्होंने जीडीपी का 1% इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया या पैसा इकोनॉमी में पुश किया, मतलब करीब $150 बिलियन। अगले साल करीब $500 बिलियन इकोनॉमी में पुश किए और टोटल 2008 से 2012 में $1.8 ट्रिलियन के आसपास का इकोनॉमी को सपोर्ट दिया। कई लोगों को लगा कि हम ओवरडोज दे रहे हैं, पर जब पेशेंट का हार्ट बंद हो जाए तो डॉक्टर जब चेस्ट को जोर से पंप करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि ज्यादा जोर से चेस्ट की हड्डी ना टूट जाए। उनका एक ही फोकस होता है, पेशेंट की धड़कन को रिवाइव करना। फाइनली इकोनॉमी फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो गई। सेंट्रल बैंक सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे पेशेंट को दवाई से हटाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सडनली मनी की सप्लाई कम करने से या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एक नया क्राइसिस आ सकता था। 2016 से उन्होंने बहुत धीरे धीरे कॉशियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने स्टार्ट किए, बट एज लक वुड हैव इट इस बार कोविड-19 की एंट्री हुई। सब लोग घर के अंदर घुस गए, जॉब्स तेजी से जा रही थी, किसी भी इंडस्ट्री का क्या होगा यह पता नहीं था और सेंट्रल बैंक्स को एक बार फिर एनॉर्मस लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ी। इंटरेस्ट रेट्स को फिर से 0% के पास लाना पड़ा और डेटा कहता है कि इस बार सिर्फ पहले कुछ महीनों में यूएसए ने $2.5 ट्रिलियन यानी 12% ऑफ द जीडीपी का इकोनॉमी को सपोर्ट दिया। अब कोविड का क्राइसिस भी संभलने लगा। फेड को पहले से क्लियर था कि इतनी ज्यादा मनी की सप्लाई और लो इंटरेस्ट रेट से कहीं ना कहीं बबल इकोनॉमी में बन रहे होंगे और इकोनॉमी में बबल के काफी साइंस आना स्टार्ट हो गए। पहले स्टार्टअप में बबल के साइन दिखने लगे। दुनिया में बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज जिनका कोई प्रॉफिट नहीं है, ना प्रॉफिट कमाने का कोई रोड मैप है, उनके प्राइजेस आज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल्स छू रहे हैं। लोग इनमें पैसा डालते जा रहे हैं और इनकी ग्रोथ की कहानियों में फिर एक बार मदहोश हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू भी बिना किसी लॉजिक आसमान छू रही थी और अभी भी इनका बबल पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया है और ग्लोबली नए इन्वेस्टर्स इनमें काफी पैसा लगा चुके हैं और सबसे बड़ा इंडिकेटर इन्फ्लेशन क्लियरली कह रहा है कि इकोनॉमी को स्लो करने की बहुत ज्यादा जरूरत आ चुकी है। जून 2022 में इन्फ्लेशन अमेरिका में 9% क्रॉस कर गया और अभी भी कंफर्टेबल रेंज से काफी ऊपर चल रहा है। इसीलिए फेड ने मार्च 2022 में डिसाइड किया कि टाइम आ गया है कि इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर करके इकोनॉमी को चाहे थोड़ा स्लो करना पड़े पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और मार्च के नियर 0% इंटरेस्ट रेट से यूएसए ने इंटरेस्ट रेट्स आज 4.5% कर दिए हैं, विच इज अ 15-year हाई। ये सब चीजें क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि स्लो डाउन आने वाला है, पर यह सब प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में लाने के लिए दुनिया और यूएसए की इकोनॉमी की क्या सॉफ्ट लैंडिंग होगी या हार्ड लैंडिंग, ये कोई नहीं बता सकता। मतलब प्लेन तो नीचे आना ही है, पर प्लेन आराम से उतरेगा या झटके देके उतरेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये लैंडिंग बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे क्या कोई बड़े स्कैम खुलेंगे जब स्लो डाउन आएगा, ऑयल के प्राइसेस कहां जाएंगे और कोविड और वॉर की सिचुएशन का दुनिया में क्या होगा। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया इस टाइम पे अपने इंटरेस्ट रेट्स नीचे करके इकोनॉमी को ऊपर पुश क्यों नहीं कर देता। तो यह इतना आसान नहीं है, समझते हैं क्यों। जब यूएसए अपने इंटरेस्ट रेट्स ऊपर करता है तो सारी कंट्रीज से काफी पैसा निकल के हायर रेट पे पार्क होने के लिए अमेरिका चला जाता है, जिसके वजह से बाकी कंट्रीज की करेंसी गिरना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर बहुत सारे इंडियन रुपीस बेच के डॉलर खरीदे जाएंगे तो रुपी वीक हो जाएगा, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। अब रुपी वीक होने का मतलब समझिए, अगर $1 में मान लेते हैं आज 90 रुपीस हो जाएं, तो हम बाहर से जो सामान इंपोर्ट करते हैं जैसे ऑयल, वो भी महंगा हो जाएगा, जिससे इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स ऊपर करके पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इंडिया को भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर करने ही पड़ रहे हैं।
और इंडिया में तो वैसे भी याद रखिए, इन्फ्लेशन अब 2 क्वार्टर से ज्यादा टाइम के लिए 6% के ऊपर चले गया है, जो इंडिया की इन्फ्लेशन की कंफर्टेबल रेंज से ज्यादा है। और कहा जा सकता है कि आरबीआई की इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की पॉलिसीज हैव फेल्ड। अब आप में से कई लोग ये सुन के घबरा जाते हैं कि क्राइसिस आने वाला है, ग्रोथ स्लो होने वाली है, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाली है। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसा वॉरेन बफेट सर कहते हैं, प्रेडिक्टिंग रेन डज नॉट काउंट, बिल्डिंग एन आर्क डज। यानी बारिश कब होगी, रिसेशन कब आएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अच्छी नाव में बैठें या अच्छी बोट में बैठें। और जो लोग स्लो डाउन के थॉट से इतना घबरा रहे हैं, उनके लिए ये डेटा मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। ये इंडिया की हर साल की ग्रोथ है 1980 से। अगर आप लास्ट 5 साल की ग्रोथ का एवरेज निकालें, यानी 2016 से 21 का एवरेज या 2015 से 20 का एवरेज, तो आपको पता लगेगा कि ग्रोथ लास्ट 5 साल में करीब 3.8% चल रही है। और इतनी स्लो ग्रोथ हमने 42 ईयर्स में कभी नहीं देखी है। और यह स्लो डाउन कोविड के बाद नहीं, 2016 से ही शुरू हो गया था। तो इंडिया ऑलरेडी अपने वर्स्ट स्लो डाउन में है। आपने महसूस नहीं किया होगा, यह अलग बात हो सकती है, पर मार्केट तो 5 साल में बढ़ी है। तो इस स्लोडाउन के इंफॉर्मेशन से क्या हमें स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए या डालना चाहिए, यह एकदम अलग क्वेश्चन है, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।